हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने यूपीएससी प्लस पैट की तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आरडब्ल्यू की जो यूपीएससी प्लस पैट के लिए जो बुक आई है उसी में हम भारतीय इतिहास के एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो आरडब्ल्यू की बुक है उसके सारे जो भारतीय इतिहास के हैं वो एमसीक्यू सारे इसमें कवर करेंगे। इसके पार्ट 1 और 2 पार्ट होंगे, जिसमें हम आज पहला पार्ट कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। तो देखिए, ये यूपीएससी प्लस पैट 2023 का क्वेश्चन है जो 23 में पूछा गया था। इसका आंसर देखिए, ये पहला क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वह होगा व्यास और सतलुज। देखिए, जो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि थे और व्यास और सतलुज नदी के बीच एक संवाद को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है। तो जिन का क्या अर्थ है, ये देखिए महावीर स्वामी से क्वेश्चन है। तो जिनका इसका क्या अर्थ है, जैसे दूसरे वाले का है जिनका अर्थ है विजेता, जिनका अर्थ है विजेता। ये पैट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 28 वाली शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य समाज में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। देखिए, जो अशोक के शिलालेख है उसमें पाटलिपुत्र राजधानी और उनका अन्य 4 प्रांत सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, तो उनमें से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो होगा इंद्रप्रस्थ। क्या है, इंद्रप्रस्थ इसका हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्हें शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा, ये होगा नागपुर। ये देखिए, जो 2023 का जो पैट का पेपर था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, यानी हार्ड था। इसमें जो क्वेश्चन तो सिलेबस से ही पूछे गए थे, परंतु वो इतने डिफिकल्ट थे कि उन्हें बनाना आसान नहीं था। कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जो पेट 2021 और 22 के थे उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 2023 का जो पैट का पेपर था वो बहुत ही डिफिकल्ट था। पैट क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आए थे, लेकिन वो बहुत ही गहराई से पूछे गए थे, तो इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो 2021 और 22 का पैट का पेपर हुआ था नॉर्मल आया था, और अब का भी आशा है कि वो नॉर्मल ही आए। हमें दोनों के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1722 में खालिस्तान की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो 1722 में जो किस उसकी राज्य की जो सूबेदारी थी वो राजा जयसिंह को दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर है आगरा की। जो आगरा की जो सूबेदारी थी वो राजा जयसिंह को दी गई थी 1722 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में कौन सा था। जो स्वतंत्र भारत में
जो हड़प्पा में पहला स्थल खोदा गया था वो कौन सा था? देखिए इसका सही आंसर होगा वो है रोपण। क्या है? रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। महावीर और उनके अनुयायी की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। उन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थल पर उपलब्ध हैं? तो ये महावीर की जो शिक्षाएं हैं वो 1500 पहले लिखा गया था, वो अब वर्तमान में कहाँ पर हैं? तो इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो कहाँ पर है ये वल्लभी गुजरात में उपस्थित हैं जो महावीर के शिक्षाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। समुद्रगुप्त की प्रस्तुति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 में पूछा गया है, ये पूछा गया है जो समुद्रगुप्त की प्रस्तुति एक वो थी संस्कृत कविता। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? हरिश्चंद्र के द्वारा। ये हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई थी, यानी इसका आंसर जो होगा वो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? जो खिज्र खां था वो दिल्ली का शासक बना था, तो वो किस राजवंश से संबंधित था? तो ये खिज्र खां था, ये सैयद राजवंश का संस्थापक था। जो खिज्र खां था वो था संस्थापक। क्या था? खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? देखिए ये 2023 का पेट का पेपर मैंने भी दिया था, तो मेरे वाले एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन नंबर 10। जो अंतिम भाग था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो भी सही याद होगा, उपनिषद। जो वेद का अंतिम भाग था उन्हें हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उपनिषद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो ये 29 की शिफ्ट मतलब 29 तारीख की जो शिफ्ट थी 2023 में उसके एग्ज़ाम है ये, जो मेरा इसी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो उसी का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वैशाली। क्या होगा? वैशाली। जो बौद्ध स्थल थे, बौद्ध स्थल ऑफ वैशाली में महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थल पर राणा सांगा को और उनके सहयोगियों को हराया था? तो वह कौन सा स्थल है जिसमें महाराणा सांगा को हरा दिया और उनके सहयोगी को हरा दिया गया था? तो ये खानवा का युद्ध था। कौन सा जी? खानवा का युद्ध जो हुआ था वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था और उन्हीं खानवा के युद्ध में ही हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र के संबंध में मिलान कीजिए। तो ये मिलान करने के लिए आया था, तो इसके सही मिलान कराने हैं, जैसे कि कौन से उसका जो उनका राज्य क्षेत्र था कौन सा था, यही उसका मिलान करना था। देखिए जो पहला था सिंधिया ये उज्जैन में शासन करते थे। कहाँ पर? सिंधिया उज्जैन में शासन करते थे। और जो होलकर थे ये इंदौर के होलकर थे। इंदौर के होलकर। जो तीसरे थे गायकवाड़, ये बड़ौदा में शासन करते थे। और जो भोंसले थे और ये नागपुर में शासन करते थे। तो देखिए जो पहले का डी इसमें नहीं है, पहले का डी इसमें नहीं है, पहले का डी सॉरी पहले का सी। क्या है? पहले का सी। पहले का सी है। देखिए पहले का सी ये रहा, और दूसरे का ए, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में खाकरा मृतभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु सभ्यता के शुरुआती चरणों में से पहले ही सजावट की विशेषता हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो होगा वो रेखागढ़ी सही आंसर होगा। क्या होगा जी? रेखागढ़ी सही आंसर होगा। रेखागढ़ी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थल पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो ध्यान किया था 6 साल तक, वो किस स्थल पर किया था? तो वो कौन सा था? वे इसका सही आंसर जो होगा वो सी सही आंसर होगा। डुगेश्वरी गुफा में जो 6 साल तक ध्यान किया था इन्होंने। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो जो तांबे का उपयोग था वो किस युग में किया गया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो कौन से युग में तांबे का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था? तो ये ताम्र पाषाण युग में तांबे का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नृत्य की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए खालिस्तान तकनीक का उपयोग किया गया था। जो मोहनजोदड़ो से जो कांस्य की नृत्य मूर्ति मिली थी, तो उसे बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया था, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो वो काय से बनी हुई थी? ये बनी हुई थी, ये बनी थी मोम लोब ढलाई यानी कास्टिक विधि के द्वारा बनी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश खालिस्तान में दिया था। जो उनका पहला उपदेश था तो वह काय में दिया था? तो वो क्या थी? वह भूमि स्पर्श मुद्रा थी। कौन सी थी? भूमि स्पर्श मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये 2022 में जो पैट का पेपर है उसके ये क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम लिखिए। जो हड़प्पा में जो बंदरगाह थे उनमें से कौन सा एक बंदरगाह का उदाहरण है, यही पूछा गया है। जो ये लोथल है ये एक बंदरगाह था। क्या था जी? ये एक बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन हैं? तो जो इंडिका के लेखक हैं वो कौन हैं? तो इंडिका के लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। कौन है? मेगास्थनीज। और यह मेगास्थनीज भारत कब आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, जो वैनसांग है इसके शासनकाल में कौन सा राजदूत आया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देव प्रियदर्शी भी था? मतलब वह कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम देव प्रिया और प्रियदर्शी था? तो वह शासक कौन था? यही पूछा है। तो यह था जो सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक को देवप्रिय नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। जो हर्षवर्धन है उसने अपनी पहली राजधानी कैसे बनाया था? तो वो थानाश्वर को पहली राजधानी हर्षवर्धन ने बनाया था।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, थानेश्वर। यानी हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन थी? थानेश्वर उसकी पहली राजधानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म का सबसे प्रमुख मौलिक सिद्धांत है। जो जैन धर्म है उसका सबसे प्रमुख मौलिक सिद्धांत क्या था? वो था अहिंसा। देखिए, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत था वो भी अहिंसा है, और बौद्ध धर्म में भी अहिंसा को ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, ये पहले भी पूछा गया था, लेकिन इन्हें हरिश्चंद्र की जो पुस्तक थी, जो पर्याप्त परिस्थिति जो समुद्रगुप्त के ऊपर लिखी गई थी, वो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। और जो 2022 में था वो इनके शासक किस शासक में ये पूछ लिया था। तो ये किसके शासक में, किसके दरबारी कवि थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोबारा पढ़िए। जो नवरत्न थे वो किसके शासनकाल में रहते थे, मतलब किसके दरबार में रहते थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो विक्रमादित्य के बाद लिए थे इन्होंने, और इन्हीं के दरबार में जो रहते थे उन्हें हम नवरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? नवरत्न कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? देखिए, जो हर्षवर्धन ने अपनी जो पहली राजधानी बनाई थी वो थानेश्वर को बनाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी थानेश्वर से राजधानी चेंज कर उसे कन्नौज को बना लिया था। ये पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो थानेश्वर से क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले हर्षवर्धन ने राजधानी किससे बनाया था? थानेश्वर को, लेकिन फिर स्थानांतरित करके थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था हर्षवर्धन ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? जो धनवंतरी थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ये धनवंतरी कौन थे? ये सेनापति थे? नहीं, ये सेनापति नहीं थे। ये नाटककार थे? नाटककार भी नहीं थे। तो एक चिकित्सक थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनके एक चिकित्सक थे। कौन थे? एक चिकित्सक। धनवंतरी ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? जो दिल्ली सल्तनत था, क्या जी, जो दिल्ली सल्तनत था उनमें सबसे कम शासन किसने किया था, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर होगा ए, खिलजी वंश। खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया है। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 है, जो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? जो शेरशाह सूरी था उसका वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था फरीद। क्या थी उसका नाम? जो वास्तविक नाम था वो फरीद था। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30, अकबर की भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? जो अकबर के साथ जो दरबार था उसमें भू राजस्व प्रणाली लाई गई थी, तो उसे किस कौन सा दरबारी था जो उसे लेकर आया था? तो वो था असुर दादा टोडरमल, जो अकबर का भू राजस्व था। भू राजस्व और मतलब वित्त मंत्री और राजा टोडरमल थे। क्वेश्चन नंबर 31, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 31, संगमरमर पर पितृदा ड्योरा यानी पितृदा ड्योरा का नया या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम खालिस्तान के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। जो संगमरमर पर जो पितृदा ड्योरा जो एक रंगीन पुताई की जड़ाई का था वो किसके समय पर बहुत अधिक प्रिय था? तो वो था शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को ही हम स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने
बहुत से मस्जिदें जैसे कि ताजमहल, लाल किला, बहुत सी इमारतें बनवाई थी और इसलिए हम शाहजहाँ के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32। 1556 में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? जब 1556 में जब पानीपत का द्वितीय युद्ध था तो वो किन किन के बीच में लड़ा गया था, यही पूछा है। तो ये है अकबर और हैमू के बीच जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री पाए जाते हैं? मतलब जो कौन सा राजा था जिसके दरबार में शासन में अष्टप्रधान रहते थे? तो ये कौन थे? ये शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। और किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? नवरत्न ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है और अब 2021 में अष्टप्रधान के बारे में पूछा गया जो शिवाजी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से शिवाजी के समकालीन थे? जो शिवाजी के समकालीन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया कौन थे समकालीन? तो ये शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। कौन थे ये? तुकाराम। जो तुकाराम थे वो शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति थी? जो शिवाजी की जो सेना थी, शिवाजी की यानी मराठा, ये गोरिल्ला विधि से युद्ध लड़ते थे। अर्थात जब दूसरी सेना के यानी विरोधी सेना के जब सैनिक रात के समय आराम करते थे तो ये उनके शिविर पर अटैक कर दिया करते थे और इसी को हम गोरिल्ला पद्धति कहते हैं। अर्थात मतलब जो शिवाजी की सेना थी वो दूसरी जैसे कि मराठाओं की जो सेना आराम कर रही होती थी जब उन पर अटैक करते थे और इसी को ही गोरिल्ला पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। जो जजिया कर था उसे फिर से किसने लगाया था? यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसने लगाया था? ये औरंगजेब ने लगाया था। तो हटाया किसने था? जो अकबर था, जिसने अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था और इसे फिर से औरंगजेब ने लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष खालिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सुआली एस्चुरी में पुर्तगाल को पराजित कर दिया था। मतलब जो सुआली का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? क्वेश्चन में यही पूछा गया है। और जो अंग्रेजों ने इसमें पुर्तगाल की सेना को हरा दिया था, तो यही पूछा गया। तो कब हुआ था ये सेना का युद्ध? आइए क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं इसके। देखिए जो 1612 में सुआली का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगाल की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और उन्हें भारत में शासन करने मतलब भारत में जो व्यापार भारत से उखाड़ भगाया था। क्वेश्चन नंबर 38, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित का किसका शासन था? देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में किसका शासन काल था? उस समय भारत पर मुगल थे। कौन थे? मुगल। और मुगल में भी जब स्थापना के समय अकबर शासन कर रहा था, अकबर। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई तो उस समय अकबर के पुत्र जहांगीर शासन कर रहे थे। कौन थे? जहांगीर शासन कर रहे थे। देखिए जब उसकी स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब तो अकबर शासन कर रहा था, लेकिन जब उसकी भारत में स्थापना हुई है तो पहली फैक्ट्री लगाई गई तो उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। जहांगीर ने ही अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसमें से सबसे अधिक विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे वेबगंत सिद्धांत कहा जाता था? देखिए जो वेबगंत सिद्धांत था वो किस अंग्रेज ने पेश किया था, मतलब किसने लागू किया था, यही क्वेश्चन में पूछा गया है।
बट ये किसने लगाया था? डलहौजी की हड़प नीति थी। इसे हड़प नीति भी कहते हैं, व्यापक सिद्धांत यानी हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। ये डलहौजी की थी हड़प नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो यही देखिए क्वेश्चन नंबर 40, यही फिर से आ गया। हड़प नीति का जो कट्टर था वो कौन था? ये डलहौजी ही था। कौन था जी? डलहौजी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका विवाह झांसी की निम्नलिखित किस राजा से हुआ था? जो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह था वो झांसी में किस राजा से हुआ था? यही क्वेश्चन में पूछा गया था। वो थे गंगाधर राव। कौन थे? गंगाधर राव, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। गंगाधर राव झांसी के राजा थे और उन्हें रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। और झांसी से जो 1857 की क्रांति, झांसी जो नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पे थी? जो 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट थी तो वो किस स्थान पे थी? यही क्वेश्चन में पूछा गया था। जो ये कहाँ थी? बेखरपुर में थी। कहाँ थी? बैरकपुर में जो है ये 34वीं मूल इन्फेंट्री थी। लेकिन जो 1857 की क्रांति थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? जो 1857 की क्रांति थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए जो डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खालिस्तान अवध को कब्जा लिया था, जो अवध था उसे डलहौजी ने किस नीति से अवध हड़पा, मतलब किस नीति से कब्जा किया था? जो डलहौजी था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? वो ही अपनी हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध था। और इसने जो अवध था उसे हड़प नीति के माध्यम से ही हड़पा था। जो हड़प नीति से डलहौजी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिराजुद्दौला ने किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? जो सिराजुद्दौला था तो किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये सिराजुद्दौला जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गया था, जो प्लासी का युद्ध था। लेकिन बक्सर का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध था, कब हुआ था? ये जो प्लासी का युद्ध था कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में बताओ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिमाण था? जो 1857 की क्रांति हुई थी, जब वो खत्म हुई तो उसके बाद उसका क्या निष्कर्ष निकला था? यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें क्या होता? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। हाँ बिल्कुल सही है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, अब उसे हटाकर जो ब्रिटिश क्राउन था उस पर हस्तांतरित कर दिया था। मतलब अब इस पर ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था और जो कंपनी का शासन था उसे समाप्त कर दिया था। ऑप्शन सी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो इसका आंसर देते हैं 46 का आंसर जो इन्होंने क्या क्या शुरू किया था? शिपिंग, रेलवे, या वृक्षारोपण को खाना, या बैंकिंग सेवा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका जो वो है सही आंसर क्या होगा? जो उसमें अंग्रेजों ने रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान दिया था शुरू करने में भारत में। और भारत में पहली ट्रेन कब चली थी?
1853 में डलहौजी के समय ही चली थी, जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। मैं शायद 1853 था जन 1854 था, आप देख लेना 1853 या 54 में ही पहली रेल ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47। मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, शायद 1853 है या 1854 है, इन दोनों में ही पहली रेल चली थी, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थल भारत में किस स्थान पर है? जो वास्को डी गामा का जो स्थल है वो भारत में किस स्थान पर है? जो बाढ़ तो किस स्थान पर है? जो केरल में जो कोच्चि है, जो केरल के कोच्चि में है, केरल के कोच्चि में। केरल के कोच्चि में वास्को डी गामा का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? जो 1857 की क्रांति की थी वो किसने शुरू की गई थी? तो किसने शुरू की थी? सिपाहियों द्वारा। जो मंगल पांडे को उस पर चढ़ा दिया गया था फांसी पे, वहीं से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 में क्रांति हुई थी उसमें कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? नाना साहेब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इनमें से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? जो भारत के मतलब किस व्यक्ति को भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से है। मतलब जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से है वह कौन है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये है वक्त खां। ये वक्त खां है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैं और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर है 52। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन भारत के जो प्रथम गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? जो प्रथम मतलब बौद्ध संगति कितनी हुई थी? टोटल 4 हुई थी। तो इनमें से जो पहली बौद्ध संगति थी तो वो किस जगह हुई थी? तो किस जगह हुई थी? वो राजगीर में हुई थी। जो चौथी बौद्ध संगति वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और पहली राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। चक्र संहिता संबंधित है। ये चक्र संहिता किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। चक्र संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 55। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए 260 BC कलिंग युद्ध, हाँ बिल्कुल सही है। 264 कलिंग युद्ध चला था और 78 AD ये सक्सावंत शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। और 622 AD मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। औरंगजेब की मृत्यु 1909, ये बिल्कुल गलत है। जो औरंगजेब की मृत्यु 1909 में नहीं हुई थी। तो कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? 1907 में हुई थी। 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? जो भारत आने वाले थे उनका क्रम बताना।
ये देखिए, इसमें पहले हैं टॉमस रो, फिर फायान, फिर वेहनसांग। तो ये भारत में किस इस क्रम से आए थे, तो यही बताना है। समय पहले से कौन आया था, ये फायान भारत आया था। तो दूसरा, जैसे पहला है ये नहीं है, इसमें तीसरा ये भी नहीं है। उसके बाद वेहनसांग आया था, और उसके बाद टॉमस रो आया था। ये जो टॉमस रो है ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, और वेहनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और फायान किसके शासनकाल में आया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसे किसे पारित किया था, मतलब किसने पारित किया था 1856 का जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, वो किसने पारित किया था। तो ये किसने किया था, इसे कैनिंग ने किया था। किसने, कैनिंग ने। और इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो ईश्वर विद्याचंद्र जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी ईश्वर विद्याचंद्र जी ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है, हड़प्पा का निम्न में से कौन सा शहर 3 भागों से विभाजित था। जो हड़प्पा का शहर उनमें से 3 भागों में विभाजित था वो था धोलावीरा। कौन था जी, धोलावीरा जो था स्थल था वो 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 59, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। जो मोहनजोदड़ो है उसका जो शब्द का अर्थ क्या है, तो उसका है माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेड। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है, यही तुमको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता कपास का उत्पादन करते थे। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कपास का बहुत बड़ा उत्पादन होता था, और वे इसी से व्यापार भी करते थे। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से लकड़ी के सब बक्से में भंडारित, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। देखिए, इसमें टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 120 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर हम वीडियो को जारी रखते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे 2 पार्टों में विभाजित करेंगे। तो इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, और जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियो आगे भी बनाएं तो एक कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आगे की वीडियो तैयार करेंगे आपके लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।